हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड नवबोध आदर्श उत्तर सेट क्रमांक ए सब्जेक्ट फिजिक्स भौतिक शास्त्र कक्षा 12वीं के लिए बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया, वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो इस मॉडल पेपर को एनालाइज करते हैं, कितना परसेंटेज क्वेश्चंस इनमें से आ सकते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इनके बारे पर देखेंगे। सबसे पहले दिया गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आपको एग्जाम पर पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको सारे सेटों को कवर करना है, कोई भी सेट पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। 4 इसके सेट पेपर होते हैं, तो चारों सेट पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करना अनिवार्य है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पर आपकी इसकी तैयारी कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू क्यू इंटू 2a। क्यू होता है चार्ज और 2a यहाँ पर डिस्टेंस है। चार्ज के लिए जो यूनिट होता है वो कूलाम होता है और डिस्टेंस के लिए यूनिट होता है मीटर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम मीटर, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आपको मात्रक के ऊपर स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाता है, तो आपको तैयार जरूर करना है। विशिष्ट प्रतिरोध जिसको प्रतिरोधकता का SI मात्रक बताना है। तो 2 क्वेश्चन आपको मात्रक से रिलेटेड देखने को यहाँ पर मिल गया। इसके लिए भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। रोधकता प्रतिरोधकता यानी कि रो इक्वल टू होता है RA रेजिस्टेंस एरिया अपॉन क्या होता है आपका लेंथ होता है। यहाँ से आप निकालेंगे, मात्रक की गणना करेंगे। आर मतलब प्रतिरोध को ओम से प्रदर्शित करते हैं। क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, लेंथ का हो जाएगा मीटर, मीटर से मीटर कटा, बचा आपका मीटर बस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ओम मीटर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का। फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ट्रिक्स कुछ नहीं है इनके लिए। फिर है आपको इस तरीके के लिए आप ट्रिक्स बना सकते हैं, समझ सकते हैं। एक गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसके लिए आप ट्रिक्स एंड ट्रिक्स बना सकते हैं। केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। एक स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिमान आवेश वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करता है। फिर बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेंज के नियम किस नियम के अनुकूल है? ये क्वेश्चंस आपके अभी एग्जाम पर भी देखे गए हैं, तो ये क्वेश्चन को आपको ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण कर लेना है। ऊर्जा संरक्षण के नियम, संवेग संरक्षण के नियम, आवेश संरक्षण के नियम A और B दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज का नियम क्या होता है, सबसे पहले ये भी याद कर ले। लेंज का नियम ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पर आएगा। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती जिससे वह उत्पन्न हुई। इस विरोध के विरुद्ध किया गया यांत्रिक कार्य ही विद्युत ऊर्जा में ही परिवर्तित होता है, जो ऊर्जा संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर 5 को। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? ऑप्शन दिया गया है बीटा किरण, उष्मीय किरण, एक्स किरण, गामा किरणें। तो इसका आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। इसका होगा बीटा रेस, इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं ऐसा क्यों होगा, तो बीटा किरणें तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होती है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन का कण होती है, जबकि उष्मी अवरक्त एक्स किरणें और गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। कणों में तरंगों वाले गुण जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल
नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बीटा रे। फिर आपका आ जाएगा एक समतल दर्पण का रैखिक आवर्धन कितना होता है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन ये समतल दर्पण के लिए ही पूछा जाए, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में भी क्वेश्चन आपको घुमा के दिया जा सकता है। तो इनको आपको याद रखना है। समतल दर्पण के लिए जो रैखिक आवर्धन का मान होता है m=1 होता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है I=O और सीधा होता है। तो रैखिक आवर्धन m=I/O होता है। तो इसका मान आपका हो जाएगा +1 होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज की चौड़ाई सबसे कम होती है। तो ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है जिसके लिए आपको इन सबको याद करना पड़ेगा। तो यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किस रंग की फ्रिंज की चौड़ाई सबसे कम होती है। तो फ्रिंज की चौड़ाई बीटा प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा तरंगदैर्ध्य के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दिए गए विकल्पों में बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए फ्रिंज की चौड़ाई न्यूनतम होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉलेट कलर, बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश की घटना कण की प्रकृति को प्रकट करती। व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, ध्रुवण। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। व्यतिकरण और विवर्तन प्रकाश की तरंग प्रकृति बताते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने के लिए प्रकाश को ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों जिसको फोटोन या कण के रूप में माना जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, बोर के परमाणु मॉडल में पहली कक्षा की परमाणविक त्रिज्या R0 है। तो तीसरी कक्षा की त्रिज्या को यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा। बोर के मॉडल में त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका n⁻²। तीसरी कक्षा में n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। और तीसरी कक्षा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका R3 इक्वल टू आपका आ जाएगा 9R0। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। बोर मॉडल के त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। Rn समानुपाती n²। और तीसरी कक्षा के लिए कैलकुलेट करें तो त्रिज्या जो होगा वो 9 गुना हो जाएगा। फिर बात करते हैं आपके परम शून्य ताप पर जो सिलिकॉन कार्य करेगा वो कैसा कार्य करेगा। लाइक अ नॉन मेटल, लाइक अ मेटल, लाइक एन इंसुलेटर, नन ऑफ दिस। व्हाट इज द राइट आंसर। अचालक की तरह कार्य करेगा। क्यों करेगा। परम शून्य ताप यानी कि 0 केल्विन पर अर्धचालकों जैसे सिलिकॉन में तापी ऊर्जा नहीं होती, जिससे संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाते और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अभाव में यह कुचालक बन जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, जहाँ पर 5 अंक के प्रश्न रहेंगे। दो बिंदुओं Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल की प्रकृति लिखिए। यदि Q1 और Q2 ग्रेटर देन 0 है, इसके लिए क्या होगा, आपका जो मान होगा यह यहाँ पर प्रतिकर्षण को दर्शाएगा, प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करेगा। यदि गुणनखंड Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है तो इसका अर्थ है दोनों समान आवेश के हैं। समान आवेश के हैं या तो दोनों धनात्मक या ऋणात्मक सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों समान आवेश के हैं तो यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है 12वां नंबर का, जो प्रश्न कहता है चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से गतिमान न्यूट्रॉन कण पर लगने वाला बल कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 0 होगा। तो इसका रीज़न क्या है, तो चुंबकीय बल का जो सूत्र होता है F इक्वल टू होता है QVB साइन थीटा होता है। QVB साइन थीटा होता है। चूँकि न्यूट्रॉन आवेशहीन उदासीन कण है,
उस पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और बल का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q का मान 0, तो फोर्स की जो वैल्यू होगा वो भी आपका 0 हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती विभव और धारा के औसत मान कितना होता है। तो इसका भी मान आपका हो जाएगा 0, लेकिन दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, इसके रीज़न अलग होंगे, उसके रीज़न अलग थे। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट के एक पूर्ण चक्र में आधे समय तक धनात्मक और आधे समय तक ऋणात्मक होती है। परिमाण समान और दिशा विपरीत होने के कारण दोनों अर्धचालक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक अवतल दर्पण और उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरियों में क्या परिवर्तन हो जाएगा, उसको बताना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी अपरिवर्तित रहेगी, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी रहेगी वो अपरिवर्तित, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होगा, तो दर्पण की फोकस दूरी F इक्वल टू होता है R/2, F इक्वल टू होता है R/2, माध्यम पर निर्भर नहीं करती। लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। पानी में लेंस और माध्यम का अपवर्तनांक अंतर कम होने से फोकस दूरी बढ़ जाती है, लगभग 4 गुना हो जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न देखते हैं, अर्धचालक क्या है, किन्हीं दो अर्धचालकों का नाम लिखिए। तो वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों और अचालकों के मध्य होती है, अर्धचालक कहलाता है। दो प्रकार के अर्धचालक की बात करें तो एक होता है आपका सिलिकॉन और एक होता है आपका जर्मेनियम, Ge। दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं। इसमें 0 केल्विन पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ताप बढ़ाने पर या शुद्धि मिलाने पर इसकी चालकता बढ़ जाती है और इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों, डायोड और ट्रांजिस्टर में होता है। इस तरीके से 15 क्वेश्चंस पहले आपको ध्यानपूर्वक करना है, यहाँ से आपकी कोई गलती नहीं कर सकते। एग्ज़ाम पेपर पर इनको आपको सभी सेटों को तैयार करना है। फिर आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन। यहाँ पर भी बहुत सारे मार्क्स पाने के चांसेस रहेंगे, जहाँ पर आप अगर ऊपर के सेक्शन अच्छे करते हैं तो नीचे के सेक्शंस आपके प्रॉपरली बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए मैग्नीन के तार का उपयोग किया जाता है, क्यों, एक रीजनिंग क्वेश्चन है। फिर आपका चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश कण पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक लिखिए, यह न्यूनतम कब होता है। फिर आपको दिया गया ध्रुव प्राबल्य का SI मात्रक बताइए। यदि एक छड़ चुंबक उसकी लंबाई के अनुदिश 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग का ध्रुव प्राबल्य और चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार परिवर्तित होगा। फिर आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा में 2 अंतर लिखिए। तारे टिमटिमाते क्यों हैं, कारण बताइए। आयनीकरण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान कितना होता है। एक अर्धचालक में डोपिंग का क्या अर्थ होता है, यह अर्धचालक की चालकता को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो यहाँ पर 7 क्वेश्चंस होंगे, एटलीस्ट 5 यहाँ पर बनने के चांसेस हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर स्कोर करने का चांसेस होगा। फिर आपका शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ द क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस होगा। यहाँ पर भी आप कैपेबल होंगे, कम से कम एटलीस्ट 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस, और जो अच्छे पढ़ते हैं वहाँ पर 6 क्वेश्चन भी अच्छे से कर सकते हैं। विद्युत आवेशों के लिए कूलाम का वर्ग व्युत्क्रम नियम लिखिए और समझाइए, इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ना कोई सेट पेपर पर आपको बोर्ड एग्जाम पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है और किस प्रकार कोई थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई सेट पर भी आ सकता है। गामा किरणों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन समीकरण की स्थापना कीजिए। फिर 27 क्वेश्चन पर पूछा गया है,
रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की 3 अभिग्रहित लिखी। इसमें और भी क्वेश्चन है। बोर का परमाणु मॉडल है, अल्फा कण प्रकीर्णन है, और भी जो टॉपिक्स है उनको भी आपको ध्यान रखकर पढ़ना है। पीएन संधि डायोड क्या है, अग्रभिन्नति बायस में विद्युत परिपथ और इसका VI अभिलक्षणिक वक्र बनाइए। फिर आपका आ जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ द क्वेश्चन, जहाँ पर आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन या केस स्टडी वाले क्वेश्चंस एग्जाम पेपर पर पूछे जाएंगे, जिसको आपको सॉल्व करेंगे तो पूरे में पूरे नंबर्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस दिया गया है और जिन पर आपको ये क्वेश्चंस पूछे गए, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है और जिसके लिए आपके मार्क्स अलॉटेड है 4 मार्क्स। फिर आपको जो दिया गया इसके इंटरनल ऑफ द क्वेश्चन, या अधिकतर तक लेंज का नियम हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, AC करंट हो गया, DC करंट हो गया, इस टाइप के टॉपिक्स पर ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिक्स को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर आपको दिया गया है ऑप्टिक्स चैप्टर एंड वेव ऑप्टिक्स चैप्टर से वैल्यू बेस या केस स्टडी वाला क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल याद रखना है, जिसमें आपको लेंस का टॉपिक हो गया, मिरर का टॉपिक हो गया, चाहे आपका व्यतिकरण वाला टॉपिक हो गया, विवर्तन वाला टॉपिक हो गया, या ध्रुवण वाला टॉपिक हो गया। तो इन टॉपिक्स को ध्यान रखकर आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पर पूछे जाएंगे। फिर आपका 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर्स को ज़्यादा फॉलो करता है। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ जाते हैं उनमें से एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलता है, दूसरा क्वेश्चन जो इंटरनल होगा वो अधिकतर चेंजेस वाली कंडीशन पर आते हैं। तो गॉस के प्रमेय लिखिए और इसकी सहायता से कूलाम नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। इसके चांसेस आपके कम है क्योंकि इसको रिपीट किया गया है, और भी एक टॉपिक आ चुका था कूलाम के नियम, तो यहाँ पर आने के चांसेस आपके एग्जाम पर कम हो जाते हैं। जो 2 टॉपिक्स होते हैं एक पेपर पर उतना ज़्यादा रिपीटेशन नहीं करते हैं। संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक लिखिए और समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक को प्राप्त कीजिए, दोनों के मध्य में वायु का माध्यम हो। तो इस तरीके से आपको बदल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर 32 क्वेश्चन पर अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। एक आपको चुंबकत्व से पूछा है, एक गतिमान आवेश से पूछा गया। दोनों ही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर बायो-सैवर्ट का नियम या एम्पियर के परिपथीय नियम सूटेबल बैठता है, तो वो क्वेश्चंस इनके कंपैरिजन में हो सकते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। चल कुंडली धारा मापी इस साल का फेवरेट क्वेश्चन है और इस साल आने के इसके चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, आ सकते हैं। अभी जितने भी एग्ज़ाम्स हुए वहाँ पर चल कुंडली धारा मापी का ट्रेंड रहा है। फिर आपका 33 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपके चांसेस कम है, इतना तो क्रांतिक कोण या किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसकी शर्तें लिखिए, म्यू इक्वल टू 1/sin IC, इस टाइप के क्वेश्चन दिया जा सकता है। बट यहाँ पर इतने चांसेस यहाँ पर बनते नहीं हैं। कुछ स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र, संयुक्त लेंस के लिए सूत्र होता है, लेंस में निर्माता सूत्र होता है, या प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। उन टॉपिक्स को हाइगेन का सिद्धांत है, उन टॉपिक्स को लिया जा सकता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए, ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। बट इफ़ एंड बट वाली कंडीशन हो जाती है कि अगर ये क्वेश्चंस 1 मार्क्स पर आ गए तो 5 मार्क्स पर आने के चांसेस वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी टॉपिक्स डबल रिपीटेशन नहीं किया जाएगा बोर्ड एग्जाम पर, उन पर ध्यान रखकर आपको पूरी तैयारी करना है। प्रतिबिंब बनने की व्यवस्था का किरण आरेख समझाना है। आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, अनंत पर बने। यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक चीज़ और पूछा जाता है, लेंथ ऑफ द ट्यूब, नली की लंबाई को ज्ञात कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेना है और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया है, जहाँ पर और भी स्टडी मटेरियल 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स को किस तरीके से प्रिपेयर आउट करना है, वो सारी चीज़ें आपको वहीं पर देखने को मिल जाएगा। थैंक्स टू वॉचिंग, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।